लेक्चर शुरू हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप लोग जो है ना वो जो चाहते हैं कि वो फील कर सकें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन, मैं चाहूँगा कि वो अटेंड भी करें और फिर क्वेश्चन भी करें। और मैं कोशिश ये करूँगा कि बिल्कुल इस तरह पढ़ाऊँ कि अगर पिछले आपकी रिवीजन नहीं भी है तो आप लोग चीज़ें समझ सकें। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन मैनी थिंग्स इंशाल्लाह। तो अभी हम जो है ना वो दो टॉपिक्स हमने मुकम्मल कर लिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और मैग्नेटोस्टैटिक्स भी। अब हम आ रहे हैं कि टाइम डिपेंडेंट अगर फील्ड्स हों तो फिर हमारे पास जो है ना वो सूरत हाल किस तरह की होती है। जो इम्पोर्टेंट दो पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमने स्टडी करने हैं और सीखने हैं वो ये है कि हमारे पास अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है जो फैराडेज लॉ है। और एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का हम जो सोर्स है वो पहले देख चुके हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। एक दूसरा सोर्स भी है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन का और वो है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैक्सवेल ने इस चीज़ को जो है ना वो आइडेंटिफाई किया था और ये इक्वेशन जो है ना मुकम्मल की थी। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो फाइनल शेप में हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम अगले दो चैप्टर्स हैं उनमें इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं और किस तरह जो है ना वो प्रोपेगेट करती हैं और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कंडक्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं और बाउंड्रीज के ऊपर उनकी रिफ्लेक्शन जो है ना वो किस तरह की होती है, या रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना वो किस तरह होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो है ना वो अभी फिलहाल मैक्सवेल्स इक्वेशन का सेट जो है वो मुकम्मल करने जा रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास क्या है। अभी तक हमारे पास ये है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट डी इज इक्वल टू रूट्स ऑफ वी। ये दो इक्वेशंस हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समरी है। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स की समरी है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है तो इन दो इक्वेशन के अंदर छुपा हुआ है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो इन दो इक्वेशन के अंदर छुपा हुआ है। सब कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इधर भी जब सब कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हैं जहाँ तक मैग्नेटोस्टैटिक्स का ताल्लुक है। और ये साझा है, इनकी दो आपस में रिलेशनशिप है कि इस इक्वेशन में डी है और वी है, तो इनका आपस में रिलेशन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ई है और एच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू टाइम्स टी है। सो अब हम जा रहे हैं कि अगर हमारे पास टाइम डिपेंडेंट सूरत हाल हो तो वो पहली दफ़ा जो जिस साइंटिस्ट ने इस चीज़ को जो है ना वो रियलाइज़ किया था वो फैराडे थे। तो फैराडेज लॉ जो है वो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको देखेंगे कि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म जो यहाँ पे हमने प्रेजेंट करनी है वो शायद आपने नहीं देखी, इंटेग्रल फॉर्म आप एफएससी में भी शायद देख चुके होते हैं। So a major advance in electromagnetic theory was made by Michael Faraday in 1831, who discovered experimentally that a current was induced in a conducting loop when the magnetic flux linking the loop changes। जब मगर उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो गुजरता है वो अगर चेंज हो रहा हो, जैसे फर्ज के आपके पास ये दो केसेस दिखाए गए हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है, बैटरी है, इसके साथ लगी हुई जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। अगर ये लूप इसके करीब हम रखते हैं तो इस वक्त हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसके अंदर जो है ना वो गैल्वेनोमीटर ये शो करेगा कि इसके अंदर जो है ना वो करंट पैदा हुई है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हुई है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस चीज़ को जो है ना वो इसका जो सॉर्ट ऑफ वो क्या से कहते हैं रेसिप्रोकल है। अगर आप इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसके अंदर करंट मूव कर रही है, इसके ऊपर फोर्स लगती है तो ये जो है ना वो रोटेट भी कर सकती है। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to minus d phi over dt. Phi is the magnetic flux. ये फॉर्म वेल फैमिलियर है। अभी इसको हम एक नई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस फॉर्म के साथ आप लोग जो है ना वो पहले फैमिलियर नहीं है। तो आप ये देखें, अभी मैं कुछ चीज़ें जो है ना मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपकी अटेंशन मुझे चाहिए होगी। v इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ये अभी हमने पढ़ा है। आप ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि
हमारे पास जो v है दिस इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। अब ये चीज जो है ये फर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो हमारे पास ये चीज होती है ना ये वाली वहाँ पे क्लोज पाथ के अलॉन्ग अगर आप मूव करते हैं तो आपके पास ई डॉट डी एल 0 आता है। लेकिन जैसे ही हम टाइम डिपेंडेंट केस में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो इंटीग्रल है ई डॉट डी एल this will be non-zero. This will actually give us the induced EMF, induced voltage है जो वोल्टेज पैदा होता है। अब ये फंडामेंटल डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ये मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ। अब इसमें फर्क देखें क्या है। ये दो चीजें रिफ्लेक्ट करता है ये वाला कि E डॉट डी एल अगर इसको Q से मल्टीप्लाई कर दें तो Q इंटू ई फोर्स बन जाएगा। क्लास होता अभी खरीद है वो लैब का पूछना क्या पूछ रहे हैं लैब का वही चीजें पूछनी थी कुछ। तो आप ऐसा करें फिर बाद में नमाज के बाद आ जाइए फिर कल सुबह आ जाइए। आज कोई टाइम अभी क्लास के बाद नमाज का टाइम हो जाना। सो अब बच्चों ये Q से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, Q कांस्टेंट है दैट Q कैन बी टेकन इनसाइड दिस इंटीग्रल, तो Q इनटू E क्या बनेगा फोर्स बनेगी। तो फोर्स डॉट डीएल along a closed path is non-zero आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये वाला जो फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके पास क्यू ई डॉट डी एल अलॉन्ग ए क्लोज पाथ वाज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या होता है, वो कंजर्वेटिव होता है। तो ये पहली बात तो ये है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपके पास कोई वेक्टर फील्ड हो और उसके लिए ई डॉट डी एल अलॉन्ग ए क्लोज पाथ जो है ना वो नॉन जीरो आए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वेक्टर फील्ड है वो क्लोज कर्व्स की फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज। आपके पास जो वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स होगी अपने ऊपर ही आगे क्लोज होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा केस नहीं था। वहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती हैं, अपने ऊपर आगे वापस नहीं एंड होती। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल उससे डिफरेंट केस है कि ये वाला जो फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल्स। क्लोज, ये बात याद रखनी है आपने। और दूसरी बात मैंने क्या कहा, दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसको हम ये वाली जो चीज है इसको हम दोनों इनको आपस में अगर हम मिक्स करते हैं तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस जो हम इसको अगर हम पार्शियल फाइव और पार्शियल टी डॉट डी एस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, क्योंकि पार्शियल में पार्शियल टी है तो एक्चुअली डी बाई डी टी है ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। एक्चुअली यहाँ पे ना ये थोड़ी सी गलती होगी, ये क्लोज नहीं है, ये वाला क्लोज नहीं है, ये सिंपल सरफेस, ये वाला क्लोज, ये क्लोज कर्व है एक्चुअली, ये सिंपल सरफेस इंटीग्रल है, ये क्लोज नहीं है। आप इसको ना ठीक कर लीजिएगा अपने बाद जब आप नोट्स तैयार करेंगे। तो दिस इज सिंपली इंटीग्रल पार्शियल बी व पार्शियल टी डॉट डी एस। अब बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम स्टोक्स थ्योरम यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस सरफेस इंटीग्रल पार्शियल बी व पार्शियल टी डॉट डी एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेरी सरफेस के ऊपर ये दोनों चीजें हैं, तो आप क्या कह सकेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। तो ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। यहाँ तक शायद आप लोग जो ना अपनी एफएससी की क्लासों में भी देख चुके होंगे कि आपके पास फैराडेज लॉ को हम कैसे लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द फैराडेज लॉ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी व पार्शियल टी। यहाँ से भी आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा होगा कि डेल क्रॉस ई 0 के बराबर आता है, जहां पे आपके पास क्या है, डेल क्रॉस ई नॉन जीरो है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल जो है वो नॉन जीरो हो तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां सर्कुलेशन होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डेल क्रॉस ई 0 था, तो इसका मतलब है कि उस फील्ड की कोई सर्कुलेशन नहीं है। सो ये सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सर्कुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, जो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, फर्ज किया कि मैं कितना आपने कॉन्सेप्ट गेन किया, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई बच्चा वॉलंटियर बताएगा?
सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है सर, वो उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स होगी इंड्यूस वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। वेरी गुड। और और अगर सर मैं वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स की बात करूं तो क्या फर्क होगा इनका आपस में? सर उस केस में कर्ल जीरो होगा, इसके केस में कर्ल हाँ, जीरो वो नहीं वो होगा। वो उनको आप जैसे कह सकते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, यस सर। स्ट्रेट लाइंस ना भी हो तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। और ये वाली जो है ये सर्कल की फॉर्म में होती है और अपने ऊपर ही आगे क्लोज होती है। ठीक है, तो ये सर फर्क इस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फर्क सर इस फर्क आप याद रखें जी बच्चे। इस केस में फिर डाइवर्जेंस जीरो होना चाहिए। डाइवर्जेंस जो है ना इसका डिपेंड, अगर चार्ज वो वहां नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे वाला डाइवर्जेंस जो है ना वो जीरो आएगा आपके पास। आगे हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। फिर डेल डॉट डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू जीरो, है ना? ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये देखें, इसी इक्वेशन को देख लें, अभी आपको समझ गया इसका डाइवर्जेंस नहीं। अच्छा क्वेश्चन है कि डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पे पार्शियल टी ऑफ डेल डॉट बी, यही आएगा ना राइट हैंड साइड पे। पार्शियल पे पार्शियल टी ऑफ डेल डॉट बी, डेल डॉट बी किसके बराबर है? जीरो के बराबर होता है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो तो मैग्नेटिक मोनोपोल रेजिस्ट नहीं मैग्नेटिक करते ना, तो आ रहा है ना डेल डॉट डेल क्रॉस सी किसके बराबर आएगा बच्चे? जीरो के बराबर आ जाएगा आपके पास। जीरो के लेकिन बराबर। अच्छा क्वेश्चन है, इस एंगल से अगर आप लोग सोचते हैं तो इसका मतलब आप माशाल्लाह सीख रहे हैं चीजों को। Okay, my dear kids, the electric field intensity in a region of time varying magnetic flux density is therefore non-conservative and cannot be expressed as a negative gradient of scalar potential. ये बात समझ में आ गई ना आपको? If it happens to be non-conservative, तो इसको simply हम जो है ना minus del V के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे आप। So the negative sign is an assertion that the induced EMF will cause a current to flow in the closed loop in such a direction as to oppose a change in the linking magnetic flux. So this is the Lenz's law. सो आप v इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी के जब क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब आप बड़े हो गए हैं तो ये इक्वेशन आपकी दोस्त है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। डेल क्रॉस ई इज इक्वल, आप इसको याद रख लें कि आपके पास अगर मैं कहूँ कि फैराडेज लॉ क्या है तो ये लैंग्वेज यूज कर लीजिए, अभी हम यूज कर रहे हैं कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर जो जो मीनिंग जो है पोशीदा है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ चीज़ें आगे जैसे जैसे आगे हम चलेंगे ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह और वाज़ेह होती चली जाएंगी। ओके किड्स, ये भी अल्फाज में भी कुछ लिखा हुआ है कि एनी चेंज इन द मैग्नेटिक एनवायरनमेंट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर will cause a voltage EMF to be induced in the coil. No matter how the change is produced, the voltage will be generated. The change could be produced by changing the magnetic field strength, moving a magnet towards or away from the coil, moving the coil into or out of the magnetic field, rotating the coil relative to the magnet, तो etc. ये सारे आपके पास किसी भी तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर लेंगे तो वहां पे आपके पास इंड्यूस्ड EMF जो है ना वो पैदा हो जाएगी। Faraday's law is a fundamental relationship which comes from Maxwell's equations. It serves as a succinct summary of the ways a voltage may be generated by a changing magnetic environment. The induced EMF in a coil is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux times the number of turns in the coil. It involves the interaction of charge with the magnetic field. Lenz's law क्या है? Lenz's law जो है ना वही लॉ ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो कैसे हम कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया कि आपके पास जो देखें जैसे इनर्शिया में यही होता है ना कि मैकेनिक्स में हमने आपने पढ़ा होगा कि हर बॉडी जो है अपनी स्टेट, जो भी उसकी जो स्टेट होती है उसमें चेंज के खिलाफ जो है ना वो रेजिस्टेंस करती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपके पास जो चेंज होना चाहेगी उसके खिलाफ यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस पैदा होगी, जो हमने पीछे नेगेटिव साइन की फॉर्म में यहाँ पे शो की है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। कि आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट होती है या इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो इस तरह होता है कि जो चेंज हो रही होता है मैग्नेटिक फील्ड उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की मदद से मैं आपको वेव्स की प्रोपगेशन समझा सकूंगा। When an EMF is generated by a change in magnetic flux according to Faraday's law, the polarity of the induced EMF is such that it produces a current whose magnetic field opposes the change which produces it. The induced magnetic field inside any loop of wire always acts to keep the magnetic flux in the loop constant. In the example below,
if the B field is increasing, the induced field acts in opposite to it. If it is decreasing, the induced field acts in the direction of the applied field to try to keep it constant. तो ये आपके पास जो है ना, ये वही जो मैंने सिंपल अल्फाज में कहा था यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, अब बच्चों आपके पास ये चीजें हो गई। ये यहाँ पे ना ये देखें, ये अभी मैक्सवेल इक्वेशन बच्चों पूरी नहीं हुई, ये आप एक चेंज आ गई है। जो पहले जहाँ जब मैंने आज का लेक्चर में बच्चों स्टार्ट किया था तो आपके पास ये लिखा हुआ था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, है ना। अब फैराडेज लॉ को पढ़ने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे ये चेंज ही आ गई है। हम ये कह रहे हैं कि डेल क्रॉस ई इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन तो ऐसे सच रहेंगी, ये भी अब फिक्स हो गई है, ये 3 इक्वेशन फिक्स हो गई हैं, अब 3.5 इक्वेशन हो गई हैं। अब 3.5 की इक्वेशन हमने 4 मुकम्मल करनी है। वो जो मैक्सवेल जीनियस आदमी थे तो उन्होंने ये चीज सोची, उन्होंने इस चीज को मुकम्मल किया। अब बच्चों, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, लेकिन जब आपके पास टाइम डिपेंडेंट सिनारियो होता है तो उसमें आपके पास डेल डॉट जे 0 नहीं होता। वो किसके बराबर होता है? माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। इस इक्वेशन को हमने क्या कहा था, क्या नाम रखा था जी? पॉइसन। जी अभी किसी बच्चे ने कहा कंटिन्यूटी इक्वेशन, चार्ज कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? ये बच्चे ये वो चीजें हैं जो आपको आपके दोस्तों की तरह, दोस्तों के नाम की तरह आनी चाहिए। ये वो वाली सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ आपको। ये अब इसमें कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है कि इसको आप मिस कर सकें। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको ड्राइव किया था हमने गालिबन चैप्टर नंबर 5 में। सो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। मैग्नेटोस्टैटिक्स में पार्शियल और पार्शियल टी, जो आपके पास टाइम डिपेंडेंट चीजें नहीं होती, तो पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी 0 होता है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। लेकिन जब टाइम डिपेंडेंट सिनारियो होगा तो आपके पास ये डेल डॉट जे ऐसा चीज होगी। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। द फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन, the set of 4 equations is now consistent with the equation is now consistent with, एक क्वेश्चन है कि क्या ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ? ये जो हमारे पास 4 इक्वेशंस है नहीं है। कैसे? अभी देखते हैं हम इसको। मेरे पास ये इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है, ये डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है। इसको स्टार्ट करने और दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 आ रहा है, हालांकि हमारे पास जो डेल डॉट जे है वो माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे जिससे हमने स्टार्ट किया था, ये इक्वेशन मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंट नहीं है हमारे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर समझ आ गया तो मैं आगे चलूंगा। सर ये इसको दोबारा ओके। तो देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपसे कहा कि हमने जो सारी एफर्ट की है पिछले 9 चैप्टर्स के अंदर, वो ये इक्वेशंस की डेरिवेशन है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक और इक्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। हम देखना ये चाहते हैं किड्स कि क्या ये वाली जो इक्वेशन है इन इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब देखें, इन इक्वेशन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। हम इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं और इसको डेल डॉट जे दोनों तरफ मालूम करने के लिए दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लेते हैं। अब इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो ये तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0, तो इसका मतलब है कि डेल डॉट जे शुड बी इक्वल टू 0 अगर ये इक्वेशन हो हमारे पास तो। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये कहती है कि जब टाइम डिपेंडेंट सिनारियो होता है तो उसमें डेल डॉट जे इज नॉट इक्वल टू 0, किसके बराबर होता है? माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी के। लिहाजा ये इक्वेशन का मतलब है मुकम्मल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। So del dot j does not vanish in time varying situation and this equation is in general not true। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन इन जनरल ट्रू नहीं है। तो यहीं से मैक्सवेल ने इसको फिक्स किया था। कैसे फिक्स किया था अभी हम फिक्स करने जा रहे हैं। अब देखें, a term partial rho v व partial t must be added to the equation। ये इक्वेशन के अंदर हमें फिर ऐड करनी पड़ेगी।
अगर हम इसको, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। अब हम ये करते हैं कि हमें रो वी का पता है कि रो वी किसके बराबर होता है, रो वी बराबर होता है डेल डॉट डी के। यहाँ से तो यहाँ पे जहाँ रो वी है वहाँ डेल डॉट डी पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा डेल, आप यहाँ पे डेल डॉट डी पुट करेंगे तो डेल जो है ना वो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स का ऑपरेटर है, और यहाँ पार्शियल में पार्शियल टाइम और स्पेस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप ये करेंगे डेल डॉट और डी जो है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पार्शियल में पार्शियल डेल डॉट पार्शियल डी पे पार्शियल टी। तो आपके पास डेल डॉट जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी आपके पास बन जाएगा। तो अब ये वाली जो इक्वेशन, इसका मतलब है कि आपके पास एक टर्म एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। तो आप देखें कि हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी बन जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है मिसिंग थी हमारे पास, और ये टर्म जो है ना एक्चुअली मैक्सवेल जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये है, अगर एच के बजाय बी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये वाली जो पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी है, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जे के अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। आप थोड़ी सी एफर्ट करके ये देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन जो बनती है वो बनती है करंट पर यूनिट एरिया की। ये आपने करना भी है, ये आपने करना है कि इसकी डायमेंशन क्या बनती है, करंट पर यूनिट एरिया की डायमेंशन बनती है इसकी पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी की। तो तभी करंट के अंदर ऐड हो रही है ना, करंट जो वॉल्यूमेट्रिक करंट डेंसिटी है जो करंट पर यूनिट एरिया है। तो दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट डेंसिटी and this is called the displacement current density. So the additional term partial D over partial T means that a time varying electric field will give rise to a magnetic field even in the absence of a current flow. अगर आपके पास J0 भी होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। कहाँ से पैदा होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। So partial D over partial T is called the displacement current density. So अब बच्चों हमारे पास सेट मुकम्मल हो गया, बड़ा खूबसूरत सेट है ये। मैं चाहूँगा कि आप जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं और मैंने बड़ी मेहनत से ये कोर्स आपको पढ़ाया है, तो कम से कम ये चीज़ आप हर वक्त याद रखेंगे कि अगर कोई आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं तो आप बता सकेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस ये होती हैं कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी, del dot d is equal to rho v and del dot v is equal to 0। इनको याद रखने के मल्टीपल तरीके हैं जिनसे आप इसको याद रख सकते हैं। एक बात जो सरे फरिस्त आपने याद रखनी है वो ये है, हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर फील्ड्स हैं तो इनको मालूम करने के लिए हमें दो डेरिवेटिव चाहिए हर किसी के। तो इसलिए देख लें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डेरिवेटिव, एक क्रॉस वाला कर्ल वाला, एक डाइवर्जेंस वाला। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो इक्वेशंस, एक कर्ल वाली एक डाइवर्जेंस वाली। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि आपके पास क्योंकि दो फील्ड्स हैं तो टोटल 4 इक्वेशन होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और देखें इसमें कुछ चीजें सिमेट्री हैं और कुछ सिमेट्रिक एज सच नहीं है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों पैदा हो रही है, यहाँ पे आपके पास पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों पैदा हो रही है, पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी की वजह से। एक इन एडिशन टू दिस आपके पास यहाँ पे एक करंट वाला भी एक फैक्टर है आपके पास, ये जो ये भी ये वहाँ पे वो 0 है। और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ होती और फिर यहाँ पे भी कुछ चीज़ होती। यहाँ पे भी आपके पास एक टर्म होती जो आपके पास जो है ना वो मैग्नेटिक चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट बनती थी यहाँ पे आनी थी। और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो जो मैग्नेटिक चार्जेस की जो डेंसिटी होनी थी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वो यहाँ पे आनी थी। चूंकि आपके पास अदरवाइज ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, इसके अंदर बड़ी खूबसूरती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत इक्वेशन है ये, और इसी सिमेट्री की वजह से। और अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते तो आपके पास यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो चीज आती और यहाँ पे भी एक और करंट आती, करंट डेंसिटी आती जो क्या होती, मैग्नेटिक चार्जेस की वजह से करंट होती। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है लिहाजा यहाँ पे भी एक टर्म मिसिंग है और यहाँ पे भी आपके पास जो है जीरो आता है। और एक ये इक्वेशन मैं चाहूंगा कि सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो याद रखें कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। और दूसरी लॉरेंस फोर्स इक्वेशन है कि आपके पास एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। These four equations
Together with the equation of continuity and the Lorentz force equation form the foundation of electromagnetic theory. So these equations can be used to explain and predict all macroscopic electromagnetic phenomena. The four Maxwell equations are not all independent. ये आपके पास है ना वो coupled है. अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसलिए आपस में coupled हैं. So these two, the two divergence equations can be derived from the two curl equations by making use of the equation of continuity. अब देखिए जैसे फर्ज किया कि मैं इससे इसको हम यूज करना पड़ेगा, तो ये डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन हम साबित कर सकते हैं. फर्ज किया यहाँ पे आ जाए, ये देखें इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो आपके पास जो है ना वो आपके पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी आपके पास आ जाएगा, और इसका अगर आप डाइवर्जेंस लेंगे तो आपके पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा. तो ये इन दो इक्वेशन से, जो ऊपर वाली दो इक्वेशन हैं, इनसे आप नीचे वाली दो इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. वैसे भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बता दूं फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पास ये देखें, ये कितनी इक्वेशन है, ये वाली जो है 3, ये कितनी है, ये भी 3 है, ये कितनी है, ये 2 है, सॉरी 1 है, और ये 1, 8, टोटल 8 इक्वेशन है. जी वेक्टर इक्वेशन हमेशा 3 इक्वेशन होती हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है ना, ये 3 इक्वेशन, ये 3, 6, 7 और 8. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं. तो आपको 6 अननोन मालूम करने हैं, तो उसके लिए 6 इक्वेशन ही काफी होती हैं. तो इसलिए मतलब ये रिडंडेंट है, 2 इक्वेशन इन्हीं से ड्राइव हो सकती हैं. तो इसलिए आपके पास 6 अननोन है और 6 आपके पास इक्वेशन है. सोर्सेज आपके पास ये करंट डेंसिटी है और ये चार्ज डेंसिटी सोर्स होता है आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का. ये बच्चों कुछ बच्चा पूछना चाह रहा था शायद. सर ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर डेल क्रॉस एच में सर एक कन्वेक्शन करंट डेंसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन हम कहते हैं इसको, और सर दूसरे डिस्प्लेसमेंट करंट आपने कहा दूसरी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. जी बच्चे, सर ये दोनों डिफरेंट ऐड हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है सर? दोनों आपने कहे थे ना सर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट. कन्वेक्शन है वो इसी जे के अंदर आ जाती है, जे के अंदर वो दोनों आ जाती है, कन्वेक्शन भी आ जाती है, कंडक्शन भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर कंडक्शन होती है जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं. कन्वेक्शन करंट वहां पे होती है जहाँ पे चार्जेज जैसे प्लाज्मा है तो प्लाज्मा के अंदर मूव कर रहे होते हैं. आमतौर पे ये कंडक्शन के अंदर हम कन्वेक्शन डाल सकते हैं. ठीक है, नहीं सर मुझे पॉइंट नहीं क्लियर हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ क्या मतलब है. जैसे वही समझे, आगे आ रहा है उसका. डिस्प्लेसमेंट करंट का मकसद क्या होता है वो बताऊंगा आगे अगली पावर पॉइंट्स में आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है. Okay, so integral form and differential form of Maxwell's equations. Del cross E is equal to minus partial B over partial T. Integral form ये होगी इसकी. Del cross H is equal to J plus partial D over partial T. ये इसकी integral form है. Del dot D is equal to rho V, ये इसकी integral form है. Gauss's law. ये आगे समरी है. क्या आगे पास Faraday's law, Ampere's law, Gauss's law and आगे पास जो है magnetic charges. आज बैठ जाओ. तो ये आपके पास जो है ना समरी है मैक्सवेल इक्वेशन की. ये पेज आपने आपकी ये पिक्चर आपके जहन में फिक्स होनी चाहिए. जब भी मैं पूछूं, अभी एक चीज बस रह गई है, इसको मुझे फिजिकली एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज पार्शियल डी और पार्शियल टी. ये देखेंगे, अब देखें ये आपके पास, ये तैमूर ने शायद पूछा था ये क्वेश्चन. तो ये बच्चों आपके पास एक सर्किट है. अभी ये समझे, यहाँ पे ये सरफेस नहीं है, ये वाली जो सरफेस मैंने ली है, ये आपके पास एक सोर्स है जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है. जब आपके पास यहाँ कैपेसिटर होगा तो क्या इसके अंदर करंट मूव करेगा? ऑफ कोर्स मूव करेगा, क्योंकि मेरे पास एसी करंट है. एसी करंट के केस में क्या होता है कि पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है. अगले हाफ साइकिल में क्या होता है, ये स्विच करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू होता है. आप समझते हैं कि पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया. तो ऑल्दो यहाँ पे दरमियान में गैप है, लेकिन अब आप ये फील कर सकते हैं कि चार्जेस जो है सर्किट के अंदर वो मूव करते हैं इस तरह से. अगर यहाँ पे प्रोवाइडेड कि आपके पास जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हो. डीसी होगा तो फिर आपके पास ये होगा कि डीसी सोर्स के केस में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा और कुछ देर के बाद कनेक्शन जो है जो करंट का फ्लो है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन इस केस में आपके पास जो है ना वो करंट का फ्लो जो है ना वो होता रहता है जब आपके पास एसी होती है. तो करंट किसके बराबर होती है? जो कंडक्शन करंट है इन द वायर, वो आपके पास I sub C होगी. दिस इज इक्वल टू C1 dVC over dt. दिस इज इक्वल टू C1 V नॉट. ये आपके पास चूंकि वोल्टेज जी है ना तो इसका डेरिवेटिव लेंगे. C1 V नॉट ओमेगा इंटू
क्यू, इसको ये कैसे इस फॉर्मूले पे पहुंचते बड़ा आसान है। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो डी क्यू ओवर डी टी करंट होगी, तो आपके पास कैपेसिटेंस तो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो बाकी क्या होगा, डी वी ओवर डी टी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इसको वी सब सी हमने कहा है, तो डी वी सी ओवर डी टी, सी वन कैपेसिटेंस है आपके पास ये। तो कंडक्शन करंट जो है सी वन वी नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी है। और ये आपको पता है कि अगर आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जिसमें सेपरेशन डी है, एरिया इसका ए के बराबर है, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी बराबर होती है एप्सिलॉन ए ओवर डी के बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर ये वाली आप चीजें यहाँ पे पुट करें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो D will become equal to epsilon into E which is equal to epsilon V naught over D cos of omega t, क्योंकि आपके पास ये VC V naught sin of omega t के बराबर है। So epsilon V naught over D cos of omega t। अब आप जो है ना इसको पार्शियल D ओवर पार्शियल T जो है ना वो आप I सब D मालूम करना चाहते हैं ना, करंट जो है ना डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, तो क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है पार्शियल D और पार्शियल D उसे सरफेस के ऊपर जो है ना एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो पार्शियल डी और पार्शियल टी अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन वी नॉट डी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें एप्सिलॉन ए ओवर डी क्या बनेगा, आपके पास सी वन बन जाएगा। तो वही चीज आपके पास बन जाती है सी वन वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी विच इज इक्वल टू आई सी। ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको जो है ना वो मैथमेटिकली मैंने इसको प्रूफ किया है। अब मैं इसको फिजिकली समझाने जा रहा हूँ। आप अस्यूम करें कि आपके पास ये देखें ये वाली सरफेस है, ये वाली सिर्फ ये वाली सरफेस, अभी मैंने एक्सटेंड नहीं किया, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाली सरफेस है और ये रिंग है उसका एंड है आपके पास ही, इसमें से ये करंट गुजर रही है IC I सब सी। अब अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एम्पियर्स लॉ है वो क्या है कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I सब सी। तो जब ये सरफेस यहाँ पे होगी, इसकी बाउंड्री भी यहाँ पे है, तो सूरत में आपके पास जो B डॉट DL है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC। अब मैं ये करता हूँ कि फर्ज किया ये फ्लेक्सिबल सरफेस है, इसको मैं खींच के इस कैपेसिटर के ऊपर से करके लेके आता हूँ। अब क्या होगा, अब ये जो सरफेस है ना, बाउंड्री तो उधर ही रही लेकिन इसमें से करंट तो कोई नहीं पास करेगी, कंडक्शन करंट कोई भी पास नहीं करेगी सरफेस में से। तो क्या क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्या एम्पियर्स लॉ उस केस में भी वैलिड होगा? आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको जवाब चाहिए मुझे। सरफेस क्लोज्ड है तो होना चाहिए। सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है, तो ओपन सरफेस होती है। इसमें जो एम्पियर्स लॉ में जो सरफेस होती है वो क्लोज नहीं होती, वो ओपन सरफेस होती है। बाउंड्री वही है, वही की वही है, लेकिन इसमें से करंट अब नहीं पास करेगी क्योंकि इसकी जो सरफेस है इसमें ये यहाँ चलेगी, गैप में चलेगी। जब गैप में जाएगी तो क्या इसमें से कंडक्शन करंट गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। ऐसी है ना? यस यस सर। तो क्या एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा? क्वेश्चन मेरा ये है। सर और मैग्नेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडक्शन करंट थी, जब ये गैप आ गया तो उसकी में वही कंडक्शन करंट क्या बन जाएगी, वो डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगी आपके पास। क्या होगा आपके पास, ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब AC सोर्स होता है तो ये पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये नेगेटिवली चार्ज होती है। ऐसा चार्ज जब मैक्सिमम पे जाता है, यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव होता है। फिर क्या होगा, उसके बाद ये कम होना शुरू होगा और ये आपके पास ये भी कम होना शुरू होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो आप अस्यूम करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव इधर से उधर चला गया है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुई है चार्ज की फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, दिस इज कॉल्ड द जो करंट डेंसिटी हमारे पास बनेगी दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो उसके लिए हमें ये वाली टर्म चाहिए जिसको हम पार्शियल D और पार्शियल T कहते हैं। सो डिटरमिन द मैग्नेटिक, यही सारी बातें जो मैंने की हैं यहाँ लिखी हुई हैं। Determine the magnetic field intensity at a distance r from the wire. Two typical open surfaces with rim C may be chosen. आपके पास दो टिपिकल सरफेस, एक सरफेस ये है जब आपके पास ओपन सरफेस है, दूसरी आपके पास ये वाली S2 है जो मैंने इसको खींच के ऊपर से करके लेके आऊँ। S1 सरफेस अगर होगी तो क्या आपके पास होगा, देखें फॉर द सरफेस S1 D इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, स्पेस का इस रीजन के अंदर यहाँ ये जो सरफेस है यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो D 0 है आपके पास है। तो H डॉट DL along the closed curve is equal to 2 pi r H sub phi, this will be equal to J dot ds, I sub c के बराबर होगा।
C1 V नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से आप जो है ना ए सब फाई निकाल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू C1 V नॉट 2 पाई r ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। सिंस द सरफेस S2 पासेस थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब ये यहाँ से गुजर रही है S2 जो है ना, यहाँ से गुजर रही है इसके कैपेसिटर के दरमियान से। सो नो कंडक्टिंग करंट फ्लोज थ्रू S2, यहाँ से कंडक्टिंग करंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगी आपके पास। तो उस केस में आपके पास 2 पाई r a सब फाई इज इक्वल टू I सब d। अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इट्स कम्स आउट भी हमने पिछली पावर पॉइंट पे देखा था कि I सब c के बराबर आती है। तो लिहाजा a सब फाई जो है ना उसको रखने आपके पास वही आएगा जो आपके पास यहाँ पे आया था आपके पास। तो चूंकि बाउंड्री उसकी जो है ना वही है आपके पास। तो ये दोनों करंट्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। अब देखें, अब मैं इसको सिंपल अल्फाज में आपके सामने रखने लगा हूँ। J इज द कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन कह लें या कंडक्शन कह लें, एक ही बात है। और जो D है, पार्शियल D और पार्शियल T, ये क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्विवेलेंट टू द करंट डेंसिटी। कि आपके पास वो क्या होगा, वो जो करंट डेंसिटी के इक्विवेलेंट होगा। अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसका मतलब आप अस्यूम कर सकते हैं कि वहां पे आपके पास एक करंट डेंसिटी है आपके पास है। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सर ये ओपन सरफेस का क्या मतलब है? जी, ओपन सरफेस का क्या मतलब है सर? हम मैं बताता हूँ। ये मैं कैमरा ऑन करने जा रहा हूँ और मैं शेयर थोड़ी देर भी बंद कर रहा हूँ। ये मैं तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको Yes, भी, मैंने शेयर बंद किया हुआ तो आपको मैं तस्वीर भी बड़ी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि ये मेरी बात समझ सके आप। ये देखें, ये आपके पास ये एक सरफेस है, ये पेज जो है अगर दूर कर नजर आ रहा है, ये ओपन सरफेस। यस सर, नजर आ रहा है। ये ओपन सरफेस, ये बाउंड्री है इसकी। ये देखें, ये जो ये मेरी फिंगर जो है इसको बाउंड्री को ट्रेस कर रही है। एग्रीड? ये ओपन सरफेस है। अब देखें, मैं इसको क्लोज करना शुरू कर देता हूँ। अब ये बन गया आपके पास ये। अब इसकी बाउंड्री अभी भी ओपन है, ये स्टिल इट्स ओपन। इस साइड से भी ओपन है, इस साइड से भी ओपन है। इसकी बाउंड्री अब ये है, अब ये है। अगर मैं इससे इसको क्लोज कर देता हूँ इधर से, तो ये बाउंड्री खत्म हो जाएगी। अगर इसे भी क्लोज कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। तो आपके पास ये क्लोज सरफेस आपके पास होगा, जिसकी कोई बाउंड्री कर्व नहीं होती। दैट इज द क्लोज सरफेस। एग्रीड? अगर आपके पास बाउंड्री कर्व होगी तो वो ओपन सरफेस होगी आपके पास। ठीक, अब ये देखिए, उस फिगर पे वापस आ जाए। मैं दोबारा वही फिगर पे जा रहा हूँ, तस्वीर में बंद कर रहा हूँ। ये देखें आपके पास, सॉरी, ये देखें, ये सरफेस ओपन है अभी। S1 जो है अभी मैंने खींचा नहीं है इसको, बाद में इंटरनल को मैं खींच के यहाँ पे ले गया हूँ। अभी भी ओपन है ये साइड ओपन है आपके पास। तो दोनों ओपन सरफेस हैं, S1 और S2। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल आज मैं इधर ही स्टॉप कर देता हूँ ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो जाए। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे जो है ना